Good morning students and my dear friends. Today is 25th of August 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी इग्नाइट। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 19 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 19 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इंडिया टू होल्ड ऑफ ऑन ग्रीन बॉन्ड्स सेल। As per the senior government official, this year Indian government is going to stop or going to skip selling sovereign green bonds. अगर sovereign green bonds की बात करें, so generally these green bonds are issued by government. अब green bonds क्या होते हैं? Green bonds are generally issued by companies, countries and multilateral organization to exclusively fund the project that are having positive impact on ecology, that are having positive environmental impact or climate benefit. And apart from having the positive environmental and climate benefits, these green bonds provide investors with a fixed income payments. तो बॉन्ड जैसे कि हम सभी जानते हैं फंड रेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जब वो ग्रीन उनके आगे लग जाता है तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज होती है उस बॉन्ड से जो फंड रेज किया जाता है उसको ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। दैट इज वाई दे लेबल्ड एज अ ग्रीन बॉन्ड्स। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स मीन्स जब कोई कंट्री गवर्नमेंट इस तरह के ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करती है टू एक्सक्लूसिवली फंड द प्रोजेक्ट्स दैट आर हैविंग पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो बेसिकली which types of projects are included into this sovereign green bonds? For renewable energy products, clean transportation, green mobility, and these are few climate friendly or positive environmental projects that basically save the environment from the negative impact, and proceeds from these bonds are earmarked for green projects only. और अप्रॉक्सीमेटली 2007 में ये ग्लोबल लेवल पर दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ग्रीन बॉन्ड मार्केट हैज़ बीन स्टार्टेड और अभी तक अगर हम इसके क्यूमुलेटिव इशुएंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली USD 1 ट्रिलियन का जो इशुएंस है, क्यूमुलेटिव इशुएंस जो है वो हो चुका है इंटरनेशनल ग्रीन बॉन्ड मार्केट में सिंस 2007. So basically, sovereign green bond issuance send a powerful signal of intent around the climate action and sustainable development to the government and regulators. It will basically categorize or channelize the domestic market development and provide impetus to institutional investors. And in budget 2022, our government has announced the issuance of sovereign green bond to mobilize the resources for green infrastructure development. तो बेसिकली 2022 में ये ग्रीन जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड थे इंडिया में अनाउंस किए गए थे और सीधा पर्पस ये था कि कार्बन इंटेंसिटी जो है इकोनॉमी की उसको रिड्यूस करना और जो जैसे कि गवर्नमेंट जो है अपना नेट जीरो कमिटमेंट जो है, नेट जीरो कमिटमेंट कब तक 2070 तक गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो उसका कार्बन एमिशन होगा वो नेट जीरो जाएगा। तो इस कमिटमेंट को अचीव करने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इन 2022 आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस दिस सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। इस बार ऐसा कहा जा रहा है एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, हालांकि गवर्नमेंट की साइड से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस बार कंट्री जो है वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को सेल करना स्किप कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस बार जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट सेंटीमेंट है? इस टाइम इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर डिमांडिंग फॉर हायर यील्ड इंस्ट्रूमेंट इंस्टेड ऑफ इको फ्रेंडली लेबल। और इसी पर्टिकुलर ऑप्टिमिज्म और सेंटीमेंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉबेबली इस बार हमें सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की, इंडियन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल सकती है और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है सोच रही है कि प्रॉबेबली इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फिस्कल ईयर में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का जो इशुएंस है उसको स्किप कर दिया जाए। हालांकि अगर अर्लियर प्लान को देखें तो अर्लियर प्लान यही था कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से 16,000 करोड़ के जो ग्रीन बॉन्ड है वो इशू करेगी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, लेकिन इस बार इसको होल्ड पर रखने की बात हो रही है।
और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि ग्रीन बॉन्ड ने अभी तक कोई ऐसा खास बेनिफिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी को या इन्वेस्टर्स को नहीं पहुंचाया है, और जबकि जब उसकी कॉस्ट लगभग सेम है अदर बॉन्ड से कंपैरिजन में, देन व्हाट इज़ द नीड फॉर इशूइंग दीज ग्रीन बॉन्ड्स। क्योंकि जनरली जब ग्रीन बॉन्ड इशू होते हैं तो हो सकता है उसमें उतना हमें डिमांड देखने को ना मिले, तो कई बार जो यील्ड होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो कंपनीज जो हैं वो बेसिकली किसी भी तरह से बॉन्ड यील्ड में सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। तो एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इट विल बी बेटर कि इस बार हम ग्रीन बॉन्ड का जो इशूएंस है उसको थोड़ा सा स्किप कर दें, थोड़ा सा स्टॉप कर दें, क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड मार्केट है उसने इस बार स्लो डाउन फेस किया है इंस्टेड ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट ग्लोबली। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट ग्लोबली बढ़ रहे हैं, रिसेशन की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, जस्ट लाइक अदर मार्केट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड मार्केट है उसमें भी हमें स्लो डाउन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। और जो कन्वेंशनल बॉन्ड्स हैं जो कि ग्रीन बॉन्ड्स नहीं होते, उनकी अगर यील्ड देखें तो 7 to 7.2% यील्ड है, जबकि जो ग्रीन बॉन्ड है वो डिस्काउंट पर जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7.8% की यील्ड पर वो फिजिबल हो पाएंगे। और इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर नॉट प्रेफरिंग दिस लोएस्ट यील्ड और लो यील्ड, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट वांट टू स्किप दिस टाइम इशुएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड। सो इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू इन्वेस्ट इन इंडियन गवर्नमेंट green bond without higher yield or tax breaks according to experts. So this was the plan, but center has not separately announced the sale of green bond for financial year 24 till now. तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि प्रोबेबल भी इस बार स्किप कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। EU फॉर इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर BIT। EU ने दैट इज यूरोपियन यूनियन ने एक इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम जो है वो प्रपोज किया है। किस लिए प्रपोज किया है? फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जो कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको टाइमली मैनर में, एफिशिएंट मैनर में रिजॉल्व करने के लिए जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, वो इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम प्रपोज कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो इंडिया के बीच में जो इंडिया और EU के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के जो नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसके अंदर जो EU है दैट इज प्रपोजिंग इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम, जिससे कि अगर फ्यूचर में FTA के तहत किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसको टाइमली मैनर में, एफिशिएंट मैनर में दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो रिजॉल्व कर सकें। तो EU के जो ऑफिशियल्स हैं दे आर प्लानिंग टू डिस्कस दिस प्रपोजल, दिस ड्राफ्ट विद आवर फाइनेंस मिनिस्टर ऑन सैटरडे। और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम के अलावा जो EU है, उनके जो मेंबर्स हैं, जो ट्रेड चीफ है, उनका ये भी कहना है कि अपार्ट फ्रॉम इट EU इज़ ऑल्सो कंसीडरिंग द अदर डिस्प्यूट। अदर डिस्प्यूट मीन्स इंडिया के साथ जो उनके WTO में जो अदर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको भी सेटल करने की बात है एजेंडा में। प्रोबेबली जो डिस्कशन होगा उसमें इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम के अलावा जो अदर डिस्प्यूट्स हैं उनको भी टाइमली मैनर में बायलैटरल नेगोशिएशन से रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। और इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें अभी तो EU का जो ये इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम है, जो इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम जो EU ने प्रपोज किया, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो डिसफंक्शनल है। क्यों डिसफंक्शनल है? क्योंकि US ने जजेस के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर रखा है। तो उस कंटेक्स्ट में जबकि WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जहाँ मोस्टली ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जाते हैं, वो अगर डिसफंक्शनल है तो उस कंटेक्स्ट में ये इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम एक बहुत ही एप्ट डिसीजन और बहुत ही एप्ट मैकेनिज्म हो सकता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। हालांकि अगर इंडिया का पॉइंट देखें और इंडिया का साइड देखें तो इंडिया ने भी एक मेथड था वो प्रपोज किया था इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। उसका काउंटर है ये इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम। And after several dispute leads to adverse ruling and substantial monetary award against India, गवर्नमेंट ने 2017 में स्केल बैक कर दिया था इस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से। बट और उसके बाद इंडिया ने एक अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म दिया था। हालांकि इंडिया उसको रीनेगोशिएट कर रहा था। लेट अस सी कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर के क्या फाइनल होता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ईरान सऊदी अरेबिया अमंग 6 न्यू एडिशन टू ब्रिक्स। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि नए मेंबर को ऐड करने के लिए जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को लेकर के ब्रिक्स के जो मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया था। हालांकि कल तक किसी भी नए मेंबर का एडिशन जो था वो अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन जो रीसेंट समिट है लीडर्स ऑफ ब्रिक कंट्रीज ऑन थर्सडे दे हैव
इन्वाइटेड 6 more nations to join द। तो ग्रुपिंग का एक्सटेंशन होने जा रहा है 2010 के बाद। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ग्रुपिंग इज़ गोइंग फॉर दिस, ब्रिक्स ग्रुपिंग इज़ गोइंग फॉर एक्सटेंशन। और 6 नेशंस को इन्वाइट किया गया है कि वो इस पर्टिकुलर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें। कौन कौन से 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं? ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इथोपिया एंड यूएई। तो 6 मेंबर ये जो एग्जिस्टिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो ये कंट्रीज़ हैं, एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ हैं 5, इन्होंने कलेक्टिवली इन 6 नेशंस को इनवाइट किया है कि आकर के अगर वो चाहें, उनकी विश है, तो दे कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम द मेंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर मूव को वेलकम किया। और इंडिया का कहना है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि कई सारे कंट्रीज़ जो हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अगर इस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर ज्वाइनिंग से, नए मेंबर्स की एंट्री से जो ग्रुपिंग है ये स्ट्रॉन्ग होगी। और जो वर्ल्ड का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, जो मोस्ट लाइकली बाईपोलर ही रहता है, इस पर्टिकुलर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर ब्रिक की हिस्ट्री में जाए तो पहले ये ब्रिक था। ब्रिक यानी 4 मेंबर कंट्रीज में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेटर ऑन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड हो गया था। 2010 के बाद से दिस इज़ द फर्स्ट एक्सटेंशन जहाँ पर 6 मेंबर कंट्रीज़ को ज्वाइन कराया जा रहा है, उनको इनवाइट किया जा रहा है। लेट अस सी कि एक्चुअली में कितने मेंबर कंट्रीज जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। दिस इज़ द इन्फोग्राफिक अबाउट न्यू मेंबर्स दैट आर गोइंग टू ज्वाइन द एग्जिस्टिंग मेंबर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स मेंबर जो है उनका ग्लोबल शेयर कितना है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स कितना है, जीडीपी कितनी पॉपुलेशन है, और जो नए मेंबर्स हैं जो ज्वाइन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कितना। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और अगर हम देखें एक कंट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन हो, चाहे जीडीपी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में G7 कंट्रीज़ की ग्रुपिंग से ज़्यादा है। पॉपुलेशन वाइज 46% जो है वो ब्रिक्स नेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जीडीपी वाइज अप्रॉक्सीमेटली 29%, एक्सपोर्ट 17%, इंपोर्ट 25%, कार्बन फुटप्रिंट 52, क्रूड ऑयल आउटपुट 48। और इसमें से हाई इनकम कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूएई। अपर मिडिल इनकम अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया एंड ब्राज़ील। लोअर मिडिल इनकम इजिप्ट, इंडिया, ईरान। लो इनकम इथोपिया। तो हम देख सकते हैं इनकम वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो एग्जिस्टिंग मेंबर नेशंस हैं और जो अपकमिंग है उनका। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। जॉब टू कर्ब प्राइस राइज नॉट ओवर येट, एमपीसी मेंबर। तो मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम एमपीसी शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, दे हैव रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन टू 4% टारगेट। तो रिसेंटली जो एमपीसी के डिसीजन हुए हैं उसके बाद से भी एमपीसी मेंबर्स का कहना है कि अभी भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो फाइट है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर हम देखें सीपीआई को तो अभी भी वो 4% पर नहीं आया। और जिस तरीके से वेजिटेबल के प्राइसेस, फ्रूट्स के प्राइसेस, सीरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसको देखते हुए एमपीसी मेंबर्स जो हैं उन्होंने रीअफर्म किया है कि उनका अभी इन्फ्लेशन से फाइट आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और सडनली ये न्यूज़ कैसे आ गई? जो एमपीसी के मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो थर्सडे को रिलीज हुए हैं, उसी में ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करेगी कि जो एमपीसी मेंबर्स है दे आर स्टिल फोकस्ड ऑन कटिंग द इन्फ्लेशन, दे आर स्टिल फोकस्ड ऑन प्राइस राइज कर्व। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पे मॉरन्स ₹100 करोड़ बाई 10 सितंबर, दिल्ली हाई कोर्ट टेल स्पाइस जेट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्पाइस जेट कि अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ पे करें सन ग्रुप चेयरमैन मिस्टर कलानिधि को बाई September 10 इन कनेक्शन विद द आर्बिट्रल अवार्ड एग्जीक्यूशन केस। तो स्पाइस जेट का अप्रॉक्सीमेटली 397 करोड़ जो है वो स्पाइस जेट ओन करता है, किसका? मिस्टर मरन का। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो फाइनल वर्डिक्ट है कोर्ट वो 11 सितंबर को डिलीवर करेगी। हालांकि जो वर्बल ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग स्पाइस जेट को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं कि वो 100 करोड़ का पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द यानी 10 सितंबर तक कर दें। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना पे करना है वो 11 सितंबर को फाइनल वर्डिक्ट आएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड के जो फर्स्ट पेज पर दिए आर्टिकल है वो हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। देख लेते हैं 4 पर क्या कौन कौन से आर्टिकल दिए हुए हैं। सेकेंड राउंड ऑफ फूड प्राइस शॉक्स, एमपीसी इन वेट एंड वॉच मोड। तो पेज नंबर 4 पर
जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो एमपीसी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश हुए हैं उसी से रिलेटेड है। और अभी मिनट में भी हमने डिस्कस किया है कि जो एमपीसी के मेंबर्स हैं उन्होंने रीइटरेट किया है कि उनकी फाइट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है वो अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से फूड प्राइस शॉक्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगा। तो मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैव डिसाइडेड टू वेट एंड वॉच द इवोल्यूशन ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई ड्यूरिंग द ऑगस्ट रिव्यू। हालांकि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो पब्लिश हुए हैं उसमें भी यही बताया गया कि 6.5% रेपो रेट रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है थर्ड कॉन्जिक्यूटिव पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में। और अगस्त के रिव्यू के बाद प्रोबेबली डिसाइड होगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आगे अप्रोच किया जाएगा। लेकिन वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल के जो प्राइसेस हैं दे आर स्टिल ऑन शूटिंग स्टेज। सो लेट अस सी कि आगे एमपीसी क्या डिसीजन लेती है। लेकिन अगर जुलाई इन्फ्लेशन प्रिंट की बात करें तो जो रिलीज हुई थी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 15 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर थी। इफ यू रिमेंबर मैंने डिस्कस भी किया था कि 7.44% पहुंच गई जुलाई की सीपीआई। हालांकि मीटिंग के बाद ये डेटा रिलीज हुआ था, तो डेफिनेटली इट इज़ अपर लिमिट जो आरबीआई की है उससे ऊपर है। तो इस बार की जो रिव्यू मीटिंग होगी प्रोबेबली उसमें कोई स्ट्रिंजेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम एमपीसी मेंबर्स। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने भी सेम पिच ही रिट्रेट करी है। इसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं उनका भी यही कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट में रिजिक बोरोइंग प्लान एज अ स्मॉल सेविंग राइट। रेजिक मीन्स टू चेंज समथिंग। तो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्लान है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। गवर्नमेंट अपने जो बोरोइंग प्लान, जो बजट में जो बोरोइंग प्लान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग और गवर्नमेंट इज एक्चुअली थिंकिंग टू चेंज दैट प्लान इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन मार्केट। तो सेकेंड हाफ यानी H2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में जो रिमेनिंग बोरोइंग प्लान है प्रोबेबली गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है ओडिंग टू सर्ज इन नेट कलेक्शन फ्रॉम स्मॉल सेविंग। तो गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू कलेक्शन का डेटा है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। स्मॉल सेविंग से गवर्नमेंट का जो नेट कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉबेबली गवर्नमेंट मार्केट डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकती है। मार्केट डिपेंडेंसी मीन्स मार्केट से उठाना बॉन्ड को या जिस सिक्योरिटीज़ को रिलीज करके जो बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, प्रॉबेबली उस प्लान में गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, the net collection under small saving funds have witnessed a growth of 48% in comparison to last year। तो इस क्वार्टर में जो स्मॉल सेविंग्स की स्कीम चलती है इंडिया में, उससे जो नेट कलेक्शन है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 48% ज़्यादा हुआ है। और अगर हम अभी तक का देखें तो अभी तक का जो नेट कलेक्शन है वो बजट टारगेट से अप्रॉक्सीमेटली 34% ज़्यादा है। इट मीन्स बजटरी टारगेट में जो डिसाइड किया गया था नेट कलेक्शन, उससे 34% ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से कलेक्शन के पास गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इन स्कीम से हुए नेट कलेक्शन को यूज़ करे या मार्केट सेविंग्स या मार्केट बोरोइंग्स के लिए जाए। और इसमें अगर हम अलग अलग स्कीम का बाइफर्केशन देखें तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिला। 187% का इंक्रीज केवल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में देखने को मिला है ड्यूरिंग अप्रैल टू जुलाई पीरियड टू अप्रैल टू जुलाई 2023। तो डेफिनेटली जो नेट कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट जो है अब थोड़ा सा मार्केट बोरोइंग को रिड्यूस कर सकती है। अब इसके ही साथ एक और न्यूज़ भी एसोसिएटेड है, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। IMF इंडियाज फ्यूल सब्सिडीज 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो IMF की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक स्टडी के अकॉर्डिंग, इंडिया जो है वो फ्यूल सब्सिडी प्रोवाइड करती है, दैट इज 4th लार्जेस्ट। इंडिया जितनी भी फ्यूल सब्सिडी प्रोवाइड करती है वो चौथी सबसे बड़ी सब्सिडी है अमंग द कंट्रीज इन ऑब्सोल्यूट टर्म इन फाइनेंशियल ईयर इन कैलेंडर ईयर 2022। तो 2022 में अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो इंडिया ने जितनी भी फ्यूल सब्सिडी प्रोवाइड करी है वो वर्ल्ड में चौथी सबसे ज़्यादा सब्सिडी है, फॉलोड बाय और प्रिसीडेड बाय चाइना, यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया। तो चाइना, यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बाद इंडिया जो है सबसे ज़्यादा फ्यूल सब्सिडी प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू वर्किंग पेपर बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर ग्लोबल फॉसिल फ्यूल सब्सिडी की बात करें तो इस ड्यूरेशन में 2022 में अप्रॉक्सीमेटली $7 ट्रिलियन की फ्यूल सब्सिडीज प्रोवाइड करी गई है ग्लोबली।
और यहाँ पर जो एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो ये है कि दिस सब्सिडी इज़ नॉट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, दिस इज़ ओनली फॉर फॉसिल फ्यूल, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू IMF डेटा, चाइना हैड द हाइएस्ट फ्यूल सब्सिडी अप्रॉक्सीमेटली $2.2 ट्रिलियन, फॉलोड बाय US एंड रशिया। तो सबसे पहले चाइना, देन US, देन रशिया एंड देन इंडिया, और फिफ्थ पोजिशन पर EU। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है। PM कॉल्स फॉर मोर अटेंशन टू MSME। तो पेज नंबर 6 पर जितनी भी न्यूज़ हैं वो इंडिया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिटरेशन किया है 2-day G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल समिट में, तो उसको लेकर के, तो जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थर्सडे को बोला है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सडनली ये MSMEs की बात क्यों आ गई, क्या रीज़न है? तो किसी भी इकॉनमी में अगर हम देखें, किसी भी इकॉनमी के लिए जो MSME सेक्टर है उसको ग्रोथ इंजन बोला जाता है उस इकॉनमी का। और इंडिया ही नहीं, कोई भी अदर कंट्री हो, वो अपने MSME सेक्टर, अपने जो स्टार्टअप्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स को ही इंक्यूबेट करके बड़ी कंपनीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थर्सडे को बोला है कि इंडिया के केस में माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर हम दिस 60 to 70% इज़ फॉर ग्लोबल लेवल, और अगर हम ग्लोबल GDP की भी बात करें तो MSME जो है वो 50% का कंट्रीब्यूशन करते हैं ग्लोबली। तो ग्लोबली MSME का जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन भी 50% से ज़्यादा है। 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये MSME सेक्टर ही डेवलप करता है। और अगर इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इंडिया को देखो तो इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकॉनमी एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट सस्टेन्ड एफर्ट्स ओवर द पास्ट 9 years। तो कई सारे रिफॉर्म्स लिए गए हैं, रेड टेपिज्म को रिमूव करने के लिए, कई सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को रिमूव करने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स लिए गए हैं, कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रिफॉर्म्स लिए गए हैं। और उसके रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स और आउटकम की वजह से इंडिया इस समय 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकॉनमी है, और उसमें MSMEs का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से इंडिया स्टार्टअप्स में प्रोग्रेस कर रहा है, MSME में प्रोग्रेस कर रहा है, उस तरीके से अगर हम देखें इंडिया की इकॉनमी को तो डेफिनेटली और ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। और गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू मेक इंडिया 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकॉनमी इन अपकमिंग फ्यू ईयर्स। हालांकि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी को फोरकास्ट को लेकर के अलग अलग जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, उनके अपने अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन करंट गवर्नमेंट हमेशा से यही कहते हैं कि वो बहुत जल्दी ही इंडिया को 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकॉनमी बनाएगी। और इसी सारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को देखते हुए जो सबसे ज़्यादा फोकस का एरिया है दैट इज़ MSME सेक्टर। और इसी पर्टिकुलर जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी एंड इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, उसमें कई सारे और भी एक्सपर्ट्स और जो हम बोल सकते हैं पॉलिटिशियंस जो हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन सब ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। अगर हम देखें हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने जो ट्रेड इश्यूज़ हैं ग्लोबली उनको लेकर के अपनी वॉइस रेज करी, और उनके अकॉर्डिंग there is a need of convergence in stringent or striving to achieve concrete, decisive, action-oriented outcome at G20 Trade and Investment Ministerial that is happening in Jaipur, that is happened in Jaipur। तो बेसिकली जयपुर में जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हम कह सकते हैं चल रही है, उसमें ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात कही हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने। उन्होंने बोला कि अगर कंट्रीज़ चाहते हैं, स्पेशली G20 कंट्रीज से चाहते हैं कि ट्रेड इंक्रीज हो, तो डेफिनेटली देयर नीड टू बी अ फोकस ऑन फॉर्मुलेटिंग शेयर्ड आउटकम ऑन इश्यूज रिलेटेड टू मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, जहाँ पर इंक्लूसिव ट्रेड की बात कही, ईज ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस की बात कही G20 मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इस पर्टिकुलर फोरम में अपनी बात कही, और उनके अकॉर्डिंग इंडिया टू ग्रो फास्टेस्ट अमंग टॉप इकोनॉमीज फाइनेंस सेक्रेटरी। तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ फास्टेस्ट पेस अमंग द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी। तो जो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी है चाइना, US, जर्मनी, जापान, उनके कंपैरिजन में इंडिया जो है अपकमिंग टाइम में सबसे फास्टेस्ट स्पीड में क्योंकि इंडिया के पास इमेंस अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड डेवलपमेंट। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज़ हाईएस्ट वर्किंग हैंड, हम बोल सकते हैं यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज़
यंगेस्ट अमंग द वर्ल्ड और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो हम आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड को लार्जेस्ट वर्किंग हैंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसी कंटेक्स में ये न्यूज़ है, देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। 30 SIIC टू क्रिएट इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स MOSIT। तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के रिसेप्शन जो थर्सडे को था, उसमें जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है मिस्टर राजीव चंद्रशेखरन, उन्होंने बोला कि अपकमिंग टाइम में इंडिया में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर SIIC जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे और उनका सीधा पर्पस ये होगा कि इंडस्ट्री रेडी, कंट्री स्पेसिफिक रेडी वर्कफोर्स तैयार करी जाए। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन, अगर देखें तो कई सारे डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया इस समय नंबर 1 पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और इंडिया की पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफी अगर उसे देखो तो यंगेस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई सम टाइम इट इज़ सेड दैट इंडिया इज़ गोइंग टू हैव द डेमोग्राफिक डिविडेंड। हालांकि वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर उसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया गया तो दैट विल बी द डेमोग्राफिक लाइबिलिटी, क्योंकि अगर वर्किंग हैंड्स को आपने काम नहीं दिया, उन्हें स्किल्स नहीं दी, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। बट इंडिया इज एक्चुअली सीइंग दिस पॉपुलेशन पॉजिटिवली, और इंडिया वांट टू मेक इज एज अ डिविडेंड नॉट द लाइबिलिटी, एंड दैट इज वाई स्किल सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कैपेसिटी इन्हांसमेंट सेंटर्स आर रिक्वायर। तो उसी के कंटेक्स्ट में मिस्टर राजीव चंद्रशेखरन का ये कहना है कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर SIIC जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, और उसके तहत जो यंगस्टर्स हैं, जो वर्क फोर्स है, उसको उनको स्किल प्रोवाइड करी जाएगी, उनका कैपेसिटी इन्हांसमेंट किया जाएगा, जिससे कि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक वर्क फोर्स तैयार कर पाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्रपोजल if actually implemented in world and spread। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया वेल पोजिशंस फॉर ग्लोबल ट्रांजिशन इन AI। तो B20 समिट इंडिया 2023 जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, उसमें मिस्टर N चंद्रशेखरन ने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हु इज़ मिस्टर N चंद्रशेखरन। तो N चंद्रशेखरन ने इंडिया के AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया, और उनके अकॉर्डिंग इंडिया इज़ वेल पोजिशन फॉर ग्लोबल ट्रांजिशन इन AI। तो इंडिया में जिस तरीके से डेटा प्रिवेसी को लेकर के, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के, डेटा शेयरिंग को लेकर के नॉर्म्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि इंडिया वेल पोजीशन है। जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमीज जो है ट्रांजिट कर रही हैं फ्रॉम डिफरेंट टेक्नोलॉजी टू AI, इंडिया भी रेडी है उस ट्रांजिशन के लिए, और इंडिया इस ट्रांजिशन को एनर्जी और सप्लाई चेन रिजिलियंस के लिए यूज़ करेगा। और जो ट्रांजिशन फेस है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो समय ट्रांजिशनल फेस में है, उसके लिए इंडिया यूज़ करेगा। तो इंडिया इज़ वेल पोजिशन फॉर ग्लोबल ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ AI, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड सप्लाई चेन रिजिलियंस, इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इंडिया हर तरह के रोल को इस समय ग्लोबल फोरम पर लेने को तैयार है। तो जो ग्लोबल ट्रांजिशन है दैट इज फेवरिंग द इंडिया, एंड इंडिया इज रेडी फॉर दिस ट्रांजिशन इन अपकमिंग टाइम। क्योंकि कई सारे कंट्रीज़ का या एक्सपर्ट्स का ये कहना है, कंपनीज़ का भी कहना है कि इंडिया ने जिस तरीके से रीसेंट बिल या नॉर्म्स लाए हैं डेटा को लेकर के, दैट विल हैम्पर द AI डेवलपमेंट इन इंडिया। तो उसी को रीट्रेट करते हुए इंडिया का साइड रखा है मिस्टर N चंद्रशेखरन ने, बोला है कि इंडिया इज टोटली रेडी फॉर दिस ग्लोबल ट्रांजिशन। अब देख लेते हैं सम अदर शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स। सऊदी अरेबिया, ईरान अमंग 6 nations set to join BRICS that we have already covered in May। Top 5 family owned business group see a mixed Q1। तो Q1 के रिजल्ट आए, Q1 फाइनेंशियल ईयर 24। तो इसमें बेसिकली जो इंडिया टॉप फैमिली ओन्ड बिजनेस ग्रुप हैं उनकी परफॉर्मेंस की बात कही गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्वार्टर रहा है ये मिक्स्ड क्वार्टर रहा है। इट मीन्स कुछ फैमिली ओन्ड बिजनेस ने अच्छी परफॉर्मेंस रजिस्टर करी, जबकि कुछ के लिए लॉस का क्वार्टर रहा है। 3 ऑफ द बिग 5 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रिपोर्टेड ईयर ऑन ईयर decline in combined net sale and 2 saw year on year fall in net profit। तो 3 में रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला है और नेट सेल में डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि 2 में नेट प्रॉफिट का डिक्लाइन देखने को मिला है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। दिस इज द इन्फोग्राफिक। ये जो टॉप 5 फैमिली ओन्ड बिजनेस हैं उन्होंने Q1 में कैसा परफॉर्म किया है। कौन कौन से अगर हम देखें तो अडानी, मुकेश अंबानी, महिंद्रा, बिरला और टाटा, ये बेसिकली 5 जो या टॉप 5 जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली मूडीज रिपोर्ट ऑन इंडिया आउटलुक डिसअपॉइंट्स गवर्नमेंट। तो मूडीज रेटिंग एजेंसी की जो रीसेंट इंडिया को लेकर, जो रीसेंट इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर रिपोर्ट आई है, इंडिया की आउटलुक को लेकर के, इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट आई है मूडीज की, उसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्योंकि उनका ये मानना है कि दिस रिपोर्ट इज हाईली कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कॉल द रेटिंग एजेंसी
क्रेडिबिलिटी इनटू क्वेश्चन, क्योंकि जो जिस तरीके से मूडीज़ ने इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक को प्रोजेक्ट किया है उसको देखते हुए गवर्नमेंट का ये मानना है, इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि रिपोर्ट जो है कई सारे फोरकास्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं रेटिंग एजेंसी की जो क्रेडिबिलिटी उस पर क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है। तो रेफरिंग टू मूडीज स्टेटमेंट दैट इंडियाज फिस्कल स्ट्रेंथ रिमेन अ की वीकनेसेस इन सोवरेन क्रेडिट प्रोफाइल, और उसी को लेकर के एक ऑफिशियल ने बोला हाउ कैन माई स्ट्रेंथ बी अ वीकनेस। और जिस तरीके से मूडीज़ ने इंडिया के जीडीपी को लेकर फोरकास्ट किया है, फिजिकल कंसोलिडेशन को लेकर के अपने कमेंट्स दिए, उस सब से इन जो गवर्नमेंट है दैट इज़ हाईली डिसअपॉइंटेड, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो मूडीज़ जैसी जो हाईएस्ट क्रेडिबल रेटिंग एजेंसी है उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया यूके एफटीए इन फाइनल स्टेज, यूके ट्रेड सेक्रेटरी। अकॉर्डिंग टू यूकेस गवर्नमेंट ऑफिशियल, टॉप यूकेस गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडिया और यूके के बीच में जो एफटीए नेगोशिएट हो रहा है वो अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। 19 महीने पहले ये ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था और फाइनली 19 महीनों के नेगोशिएशन के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये फाइनल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन पे है और दोनों ही कंट्रीज जो वो एक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिलेटेड इश्यूज़ और लोकल बिजनेस मोबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़, और अगर उनमें जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन देखने को मिलता है तो हमें जल्द ही इंडिया और यूके के बीच में एफटीए फाइनलाइज होता हुआ दिखेगा। सो दीज आर द टॉकिंग ट्रेड ऑफ टोटल 26 चैप्टर, 19 have been closed. What are the major pending issues? Or country of origin, bilateral investment treaty, IPR and other labor related issues. The visa and liberalization not being discussed within FTA framework. So let us see कि कब तक ये एक्चुअल में रिजॉल्व होते हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है यूके ऑफिशियल्स के थ्रू कि ये फाइनल स्टेज में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मैनी नेशंस विल लुक एट इंडिया फॉर AI रेगुलेशन, माइक्रोसॉफ्ट। तो AI को लेकर के इंडिया जो है वो ट्रांजिशन फेज में, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं। रिसेंटली डेटा को लेकर के जो बिल पास हुआ उसके बाद से कई सारे कंट्रीज़ जो हैं या कंपनीज़ जो हैं इवन वो अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि इंडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में जिस तरीके से रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रखेगा वो वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा। तो इन ऑर्डर टू ओवरसी द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, वॉट एवर रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, लीगल आर्किटेक्चर इंडिया विल फ्रेम, दैट विल सर्व एज अ ब्लू प्रिंट फॉर द वर्ल्ड। क्योंकि कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट को पता है इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, और इंडिया में अगर AI रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ गया तो इंडिया के जो माइक्रोसॉफ्ट के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल हैं ChatGPT इंडिया में डिसफंक्शनल हो जाएंगे, इंडिया में इतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वाई माइक्रोसॉफ्ट डू नॉट वांट टू लीव एनी चांस। तो लेट अस सी कि आगे इंडिया फाइनली AI को लेकर के किस तरह का पॉस्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया US में डिस्कस इंपोर्ट कर्ब ऑन लैपटॉप PCs। तो रिसेंटली इंडिया ने जो लैपटॉप और PC के इंपोर्ट को लेकर के जो कर्ब लगाया है, लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई है, उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के इंडिया और US जो है वो क्रूशल बायलैटरल डिस्कशन कर सकते हैं। और हमने ये पहले भी एंटिसिपेट किया कि जिस तरीके से इंडिया ने लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई है, इंपोर्ट कर्ब लगाए, इससे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ की हैं? US की। तो डेफिनेटली US गवर्नमेंट जो है इसमें जंप जरूर करेगी, और वही हुआ, इस बायलैटरल इशू को दोनों ही साइड जो है रेसिप्रोकल मैनर में इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई एडवांस डिस्कशन टुवर्ड्स द कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल मैनर विल ऑल्सो बी डिस्कस। तो लैपटॉप और PC के इशूज़ के साथ जो अदर क्रिटिकल इशूज़ हैं उन पर भी डिस्कशन होगा दोनों ही साइड में। तो कई सारे और भी इश्यूज हैं, रेसिप्रोकल एक्सेस इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ट्रिकी एरियाज ऑफ डिस्कशन फॉर इंडिया, प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इश्यूज डिस्कस होंगे, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के जो इंडिया ने लिस्ट लगाई है उस पर भी डिस्कशन होगा, WTO के कई सारे इश्यूज जो हैं वो डिस्कस होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लैपटॉप और PC को लेकर के जो इंपोर्ट कर्ब लगा है उस पर भी डिस्कशन होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।